हेलो स्टूडेंट्स, आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स, आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास से ही अपन ने फर्स्ट पेपर फिजिक्स का स्टार्ट किया था, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट अपन पढ़ रहे थे, उसमें ही अन्योन्य क्रियाएं, और लास्ट वीडियो में अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। कौन कौन सी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो सब अपन ने पढ़ ली थी। एक तो होती है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, एक ऊर्ध्वोष्म, और एक दोनों का मिला जुला रूप होता है व्यापक अन्योन्य क्रिया। आज अपन पढ़ेंगे ऊर्जा का विनिमय, इकाइयों के मध्य ऊर्जा विनिमय। स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन विनिमय कर सकते हैं कि नहीं। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन लॉ सिस्टम्स। स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण आज अपन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली चीज जो अपन समझेंगे, एक तो सूक्ष्म अवस्थाएं क्या होती हैं। ये वर्ड यहाँ पे काम आएंगे, सूक्ष्म अवस्थाएं। तो सूक्ष्म अवस्थाएं बहुत सारी होती हैं किसी निकाय में। जैसे एक निकाय जो होता है, खासकर स्थूल निकाय की बात अपन कर रहे हैं, तो स्थूल निकाय एक बड़ा निकाय होता है। पहले भी इस चीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। स्थूल निकाय जैसे एक बड़ा कमरा या कोई वातावरण जो है, इसमें बहुत सारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या आयन, अणु, परमाणु उपस्थित हो, वो कहलाता है स्थूल निकाय। अब स्थूल निकाय या किसी भी निकाय में किसी कण की विशेष अवस्था का अध्ययन, यानी एक विशेष कंडीशंस, विशेष लिमिटेशंस का अध्ययन जो किया जाता है, वो कुछ सूक्ष्म अवस्थाओं के आधार पर किया जाता है। सूक्ष्म अवस्थाएं जैसे कण की गतिज ऊर्जा या कण की स्थितिज ऊर्जा या चक्रण अवस्था क्या है आदि, ये सब क्या है, सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। मतलब किसी निकाय में किसी विशेष कण को अपन पर्टिकुलर कहते हैं कि इसका अध्ययन करना है, तो उस अध्ययन में करेंगे क्या, उसकी सूक्ष्म अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। उस कण की गतिज ऊर्जा क्या है, उसकी स्थिति ऊर्जा क्या है, उसकी चक्रण क्या है, ये सब अवस्थाएं जो हैं उस निकाय की क्या कहलाएंगी, सूक्ष्म अवस्थाएं। अब इसे मान लो किसी निकाय में बहुत सारे कण हैं, 1000 कण हैं, तो 1000 कणों की स्थिति ऊर्जा अलग अलग होंगी, गतिज ऊर्जा अलग अलग होंगी, चक्रण अवस्थाएं अलग अलग होंगी। तो वो 1000 की 1000 क्या कहलाएंगी, सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाएंगी। एक कण की एक सूक्ष्म अवस्था हजारों कणों की, और फिर टाइम के अनुसार चेंज भी सकती है। अभी गतिज ऊर्जा कुछ और है, फिर बढ़ जाए, फिर घट जाए। अलग अलग टाइम में बहुत सारे मान गतिज ऊर्जा के हो सकते हैं, बहुत सारे मान स्थिति ऊर्जा के हो सकते हैं। तो वो सभी क्या कहलाएंगी, सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाएंगी। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सूक्ष्म अवस्थाएं इसी प्रकार है जैसे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अवस्था का निर्धारण। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कौन सी स्थिति में, किस कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन की अवस्था का निर्धारण
क्वांटम संख्याओं से किया जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ी है क्वांटम संख्याएं, किस इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्थिति है, कौन सी कक्षा में है, उसका स्पिन क्वांटम संख्या क्या है, उसकी चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसका कोणीय संवेग क्या है, ये सब निर्धारण बताए करते हैं क्वांटम संख्याओं से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की अवस्था, उसका अध्ययन क्वांटम संख्याओं से किया जाता है। क्वांटम संख्याएं की सूक्ष्म अवस्थाएं। ऐसे ही किसी निकाय में कण की अवस्थाएं, इसकी गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, चक्रण आदि, ये सब कहलाती हैं सूक्ष्म अवस्थाएं। ठीक है। अब इसके बाद बात कर रहे हैं अपन अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, यानी गम्य अवस्थाएं क्या होती हैं। अभिगम्य अवस्थाएं क्या होती हैं? एक्चुअली जब किसी निकाय में अपन कण की सूक्ष्म अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे होते हैं तो सारी सूक्ष्म अवस्थाएं जो होती हैं वो निकाय के सभी संरक्षण नियमों का पालन नहीं करती हैं। तो उन्हीं अवस्थाओं को अपन कंसीडर करेंगे, उन्हीं सूक्ष्म अवस्थाओं का अपन अध्ययन करेंगे जो निकाय पर लगाई गई सभी शर्तों का पालन करें। तो जो सभी शर्तों का पालन करे वो कहलाएंगे अभिगम्य अवस्थाएं। सूक्ष्म अवस्थाएं, निम्न अवस्थाएं, लेकिन सूक्ष्म अवस्थाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं। सूक्ष्म अवस्थाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं और वो सभी संरक्षण नियमों का पालन नहीं करती। तो केवल अपन उन्हीं सूक्ष्म अवस्थाओं को कंसीडर करेंगे, उन्हीं का अध्ययन करेंगे, उन्हीं का डिस्कशन करेंगे जो संरक्षण नियमों का पालन करे या निकाय पर लगाई गई सभी शर्तों का पालन करे। वही अवस्थाएं क्या कहलाएंगी? अभिगम्य अवस्थाएं। क्या डेफिनेशन सुनेंगे? सूक्ष्म अवस्थाएं जो संरक्षण नियमों का संरक्षण या संवेग संरक्षण नियमों का पालन करें, या कह सकते हैं स्थूल निकाय पर लगाई गई सभी शर्तों का पालन करें। स्थूल निकाय पर लगाई गई सभी शर्तों का पालन करे अभिगम्य अवस्था। वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो स्थूल निकाय पर लगाई गई सभी शर्तों का पालन करे क्या कहलाएंगी? अभिगम्य अवस्थाएं कहलाएंगी। अब अपन डिस्कस करते हैं डेफिनेशन, इसकी जरूरत की इसलिए लिखा। मूल हेडिंग हमारी क्या है? स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन क्रॉस सिस्टम्स। स्थूल निकायों में ऊर्जा वितरण अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एनर्जी विनिमय होने के लिए, अन्य क्रिया होने के लिए दो निकाय चाहिए, पहले भी बताया। तो दो निकाय हैं जो संपर्क में है, कांटेक्ट में है। एक निकाय ए और दूसरा हो गया ए डैश। इसकी ऊर्जा ई और इसकी संयुक्त निकाय क्या कहलाता है? ए स्टार। पहले भी बताया मैंने, दोनों को मिला के संयुक्त निकाय कहलाएगा ए स्टार। इसकी ऊर्जा क्या मानेंगे? ई स्टार जो क्या होती है? संरक्षित होती है। क्योंकि ये संयुक्त निकाय कैसा है? विलगित निकाय है। संयुक्त निकाय कैसा है? विलगित निकाय है। पहले भी समझाया, विलगित का मतलब इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा यहाँ उपस्थित नहीं है, तो ये निकाय कहलाएगा विलगित निकाय। तो विलगित निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित। कुल ऊर्जा ई स्टार से अपन निकाल रहे हैं, बराबर किसकी होगी? ई प्लस ई डैश, जो कि क्या होगी? संरक्षित। कह सकते हैं नियम होगी। ई डैश बराबर अपन लिख सकते हैं ई स्टार माइनस ई। ई डैश निकाय की ऊर्जा ई डैश बराबर ई स्टार माइनस ई होगी। अब जब ऊर्जा का विनिमय होगा तो इनमें चेंजेस हो सकता है। तो यहाँ अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या की अगर हम बात करेंगे
निकाय ए की ऊर्जा ई एवं ई प्लस डेल्टा ई निकाय ए की ऊर्जा ई एवं ई प्लस डेल्टा ई के मध्य होने पर ई की ऊर्जा ई और ई तो है ही इसकी, अब जब बढ़ जाएगी डी में होगा तो प्लस डेल्टा ई, घट जाएगी तो माइनस डेल्टा ई, अपन तो ये प्लस रिलेशन में चेंजेस के बाद जो आएंगे उनको। तो मध्य होने पर संयुक्त निकाय जो है हमारा ए स्टार की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, अभिगम्य अवस्था बताई थी मैंने, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या माना ओम स्टार ई स्टार। संयुक्त निकाय के लिए है इसलिए अपन ने क्या लिख दिया इसको ओम स्टार ई स्टार है। अब एक सिद्धांत होता है समान पूर्व प्रायिकता सिद्धांत, समान पूर्व प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अभिगम्य अवस्था किसी भी अभिगम्य अवस्था में होने की प्रायिकता समान होती है निकाय की। इसके अनुसार ऊर्जा ई एवं ई प्लस डेल्टा ई के मध्य होने पर निकाय के किसी भी अभिगम्य अवस्था में होने की प्रायिकता समान होती है। प्रायिकता समान होती है मतलब निकाय कोई सी भी अभिगम्य अवस्थाओं में हो सकता है, सब जगह संभावना क्या होती है, बराबर होती है। इसको बोलते हैं समान पूर्व प्रायिकता सिद्धांत। अब इसके अकॉर्डिंग इस कंडीशन में जो प्रायिकता आएगी पीई जो समानुपाती होगी ओम स्टार ई स्टार की। प्रायिकता जो आएगी वो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होगी। अभिगम्य अवस्थाओं संख्या पहले मानिए ओम स्टार ई स्टार, पीई प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओम स्टार ई स्टार। समानुपाती चिन्ह डाले नियतांक लगा दें सी ओम स्टार ई स्टार। जहां सी क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जो निकाय की कुल अभिगम्य अवस्थाओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है। सी की जो वैल्यू है 1/समेशन ऑफ ओम स्टार ई स्टार, कुल अभिगम्य व्यवस्थाओं की संख्या के कुल अभिगम्य समीशन लगा दिया ओम स्टार ई स्टार के, कुल अभिगम्य व्यवस्थाओं की संख्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये मान अगर यहाँ लिखते हैं तो प्रायिकता क्या होगी, पीई बराबर सी की जगह मान लेते हैं ओम स्टार ई स्टार बटे समीशन ऑफ ओम स्टार ई स्टार। ये समीकरण नंबर हो गया ठीक। अब यहाँ पर मान लेते हैं माना ए निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, ए निकाय की
अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या है, ओम की। इसी प्रकार डैश निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है ओम डैश पी डैश। अब प्रायिकता थ्योरी के अकॉर्डिंग संयुक्त निकाय की जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या पर लिखेंगे, संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या लिखेंगे, ओम स्टार ई बराबर होती है ओम ई इंटू ओम डैश ई डैश। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 का मान ये 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में मान रखने पर तो प्रायिकता क्या हो गई, सी ओम स्टार की जगह लिख दो ओम ई इंटू ओम डैश ई डैश। अब इसका लॉग लेवल मतलब लॉग लेने पर लॉग ऑफ पी बराबर लॉग ऑफ सी लॉग ऑफ ओम ई प्लस लॉग ऑफ ओम डैश पी डैश। इसको समीकरण नंबर 5 प्रायिकता जो है वो लॉग के रूप में। प्रायिकता का अगर ग्राफ बनाए यहाँ पे अपन, प्रायिकता का ऊर्जा के साथ ग्राफ बनाए तो प्रायिकता संभावना है एनर्जी ई, अभिगम्य अवस्था होने की प्रायिकता पी। इस तरह का ग्राफ आएगा। निश्चित ऊर्जा के लिए प्रायिकता क्या होगी, मैक्सिमम। और निश्चित ऊर्जा माध्य ऊर्जा के बराबर होगी। इसको अपन लिख सकते हैं ई बराबर ई बार। इस कंडीशन में प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता पीई मैक्सिमम। यानी जब ऊर्जा माध्य ऊर्जा के बराबर होगी तो प्रायिकता मैक्सिमम होगी, बाकी अन्य कंडीशन में प्रायिकता कम होगी मैक्सिमम से। तो इस तरह का ये ग्राफ यहाँ प्राप्त होता है। इसका मतलब ई इक्वल टू ई बार पर प्रायिकता क्या होगी, मैक्सिमम। ई बराबर ई बार का मतलब क्या है, माध्य ऊर्जा अवस्था में संयुक्त निकाय की प्रायिकता अधिकतम होती है। संयुक्त निकाय की प्रायिकता क्या होती है, अधिकतम होती है। ई इक्वल टू ई बार पर संयुक्त निकाय की प्रायिकता क्या होती है, अधिकतम। समीकरण 5 से अगर अपन देखें तो मैक्सिमम प्रायिकता के लिए क्या कंडीशन है, मैक्सिमम मान जो होता है वो एक होता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट। और ये अपन पहले से जानते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम केवल एक पॉइंट होता है। वेरिएशन बहुत सारे पॉइंटों के साथ होता है, लेकिन मैक्सिमम मान तो एक ही होता है पर्टिकुलर, मिनिमम मान भी एक ही होता है। तो एक मान होने का मतलब कांस्टेंट वैल्यू और उसका अपकलन क्या होना चाहिए, 0। मैक्सिमम की कंडीशन में तो चलेंगे अधिकतम प्रायिकता की अवस्था में क्या होगा, अधिकतम प्रायिकता की अवस्था में डेल अपॉन डेल ई ऑफ लॉग ऑफ पी इसका क्या होना चाहिए, 0। प्रायिकता का अपकलन क्या होना चाहिए, 0। मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन क्या होती है, हमेशा अपकलन किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस समीकरण 5 से अपन मान लेते हैं यहाँ पे लॉग पी की वैल्यू ये है, इस
इसका मतलब डेल अपॉन डेल ई लॉग सी, तो पी के मान ये रखना पदों में, प्लस डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमी प्लस डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स बराबर क्या होगा 0। फलन 0 है, ई का मान ये है, तीनों पदों का अलग अलग फलन कर दिया, लॉग सी का हो गया, लॉग ओमी का हो गया, लॉग ऑन डैश ई डैश का हो गया। अब सी तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कोई जानते हैं अच्छे से कि कांस्टेंट का फलन हमेशा क्या होता है 0, तो लॉग सी का फलन तो क्या हो गया 0 हो गया। अब जो बचा इक्वेशन है इसमें अपन क्या लिखें, इसमें तो सारा मान ई के रूप में ही है, अब यहाँ ई डैश है तो इसको भी ई डैश के रूप में लिख दें, डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमी प्लस डेल अपॉन डेल ई डैश लॉग ओम डैश ई डैश इनटू डेल ई डैश अपॉन डेल ई बराबर 0। ये हमने अपनी तरह से किया है, क्योंकि यहाँ पे डेल ई था, अब ये पूरा समीकरण ई डैश के सापेक्ष अवकलन होना चाहिए, यहाँ ई डैश है यहाँ ई है, इसको भी अपन ने ई डैश में कन्वर्ट कर दिया, डेल ई डैश ये रहा, डेल ई डैश से ऊपर नीचे गुणा हो गया, कट जाएगा वापस वो वही मान बचेगा, तो अपन ने इसको इस तरह लिख दिया। ये समीकरण नंबर हो गया 5। अब जो समीकरण 1 था अपना पहले का, उसके आधार पर यहाँ से डेल ई डैश और डेल ई का मान लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 से ई डैश बराबर है ई स्टार माइनस ई, इसका अवकलन करें डेल ई डैश अपॉन डेल ई बराबर डेल ई स्टार अपॉन डेल ई माइनस डेल ई अपॉन डेल ई के सापेक्ष समीकरण 1 का क्या कर दिया अपन ने अवकलन, इसका मान तो कितना हो गया 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 1 और इसका मान 0, क्योंकि कुल ऊर्जा क्या होती है अभी बताया मैंने, कुल ऊर्जा नियत होती है संरक्षित होती है, तो नियत का अवकलन क्या आएगा, नियत का अवकलन क्या आएगा 0। तो यहाँ से क्या बचा अपने पास को मिला के डेल ई डैश अपॉन डेल ई बराबर -1, डेल ई डैश अपॉन डेल ई बराबर ये तो 0 हो गया और इसका मान हो गया -1। ये मान यहाँ रखो समीकरण 5 में, समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में हमने मान रख देंगे डेल ई डैश अपॉन डेल ई का, मान रखने के बाद क्या आएगा तो डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई प्लस डेल अपॉन डेल ई डैश लॉग ओम ई डैश, और इसकी जगह हमने क्या लिखा -1, तो ये चिन्ह क्या जाएगा -1 बराबर क्या हो गया 0। डेल ई डैश अपॉन डेल ई का मान -1 है कि नहीं, तो माइनस वजह लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम ई, इसको पक्षांतर कर देंगे तो बराबर डेल अपॉन डेल ई डैश लॉग ऑफ ओम डैश ई डैश। अब ये जो मान है एक जैसा ही मान है, दोनों बराबर है, तो इसको एक नया नाम अपन लिख सकते हैं। ये लॉग ओमी क्या है, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है, इसका लॉग हो रहा है और इसका यहाँ क्या हो रहा है अवकलन। तो ये एक मान हो गया फिक्स, इसको अपन एक प्राचाल के रूप में शो कर सकते हैं। ऐसा ही मान ये भी है, तो इसको अपन बोलेंगे बीटा प्राचाल। क्योंकि ऊष्मा गति के लिए एक अल्फाबेट्स है, इसके रूप में अपन इसको दिखाएंगे। यहाँ पे इसको
बीटा ई, ए निकाय के लिए है जिसकी ऊर्जा ई है तो बीटा ई, और इसको बीटा डैश ई डैश। यहाँ बीटा ई किसकी जगह लिखा है, डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओमी, और बीटा डैश डैश किसकी जगह लिखा है, डेल अपॉन डेल ई डैश लॉग ऑफ ओम डैश टू डैश। तो ये बीटा प्राचार यानी कि जब दो निकायों के मध्य ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विनिमय होता है या वितरण होता है, तो उनके बीटा प्राचार हमेशा समान होते हैं। तो एक लाइन अपन लिख सकते हैं, अर्थात दो निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण या विनिमय के दौरान उनके मतलब दो निकाय हैं ए और ए डैश, उनके बीटा प्राचार एक समान होते हैं। बीटा प्राचार क्या होते हैं, एक समान। वहाँ ई इक्वल टू ई बार पर होना तो मान में होगा, तो अलग अलग वक्रों के लिए, अलग अलग निकायों के लिए अलग अलग वक्र बना सकते हैं अपन प्रायिकता और ई के मध्य में, लेकिन उस समय बीटा प्राचार क्या होंगे, दोनों के एक समान होंगे। ठीक है, इसके आधार पर अपन ताप को भी परिभाषित कर सकते हैं, बीटा प्राचार के आधार पर ताप की परिभाषा। बीटा प्राचार के आधार पर आपकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे, ताप की परिभाषा पर। तो चूंकि अपन ने लिखा है बीटा प्राचार क्या है, बीटा प्राचार है डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओमी, या ओमी क्या है, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। अगर विमा की बात करें तो इसकी विमा ऊर्जा की विमा के व्युत्क्रम के बराबर है, ऊर्जा की विमा के व्युत्क्रम के बराबर है। मैंने बीटा प्राचार की विमा ऊर्जा की विमा के व्युत्क्रम के बराबर है। डेल अपॉन डेल ई आ रहा है, बटे में आ रहा है, तो ऊर्जा की जो विमा है उसके व्युत्क्रम के बराबर बीटा प्राचार है। और ऊर्जा क्या होती है, लिख सकते हैं हमारी बीटा प्राचार बराबर ऊर्जा की विमा, बराबर ऊर्जा लिखते हैं। और ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा पाई जा रहा है kT किसी ताप पर, T ताप है और K अपन जानते ही बोल्ट्जमान नियतांक है, किसी ताप पर निकाय की ऊर्जा होती है kT। यानी बीटा T बराबर अपन लिख सकते हैं 1/kT, ऊर्जा की जगह kT हो गया। तो T टेम्परेचर आ रहा है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो एक तरह से बीटा प्राचार जो है वो ताप को भी परिभाषित करता है। अगर किसी निकाय का बीटा प्राचार नियत है, इसका मतलब ताप नियत है। बीटा प्राचार में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ताप में चेंज हो रहा है। तो एक तरह से बीटा प्राचार ताप को भी परिभाषित कर रहा है। तो यहाँ से T बराबर कर सकते हैं अपन 1/k बीटा, बीटा को यह लिया है T बराबर 1/k बीटा। ये तो कांस्टेंट है ही, बोल्ट्जमान नियतांक है, और बीटा भी बीटा प्राचार है। अलग अलग निकायों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था कंडीशन कौन सी है, जिसमें E बराबर E बार होता है। अभी वक्त में बताया था मैंने, निकाय की ऊर्जा बाहर की ऊर्जा E बार के बराबर होती है,
माध्य ऊर्जा अवस्था जब होती है तो प्रायिकता मैक्सिमम होती है। उस कंडीशन में दोनों निकायों के बीटा प्राचार भी क्या होते हैं, समान होते हैं। बीटा ई बराबर क्या होता है, बीटा ई बार। तो इस तरह से निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण का अपन अध्ययन कर सकते हैं। बीटा प्राचार के आधार पर अपन ताप को भी परिभाषित कर सकते हैं, ई बराबर 1/k बीटा। इसके अलावा एंट्रोपी की परिभाषा लिख सकते हैं, इकाई की एंट्रोपी, इकाई की एंट्रोपी, इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं। तो बीटा बराबर अपन लिखा हुआ है 1/kT, और जो एंट्रोपी होती है S बराबर ओके बीटा, चूंकि बीटा बराबर क्या है अपना, शुरू में जो लिखा है डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओम ई, और बीटा बराबर 1/kT लिखा है। 1/kT बराबर डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओम ई, के को इधर ले लें, 1/t बराबर के डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ ओम ई। 1/t जो ताप के मात्रा में वो एंट्रोपी को शो करता है। 1/t किसको शो करता है, एंट्रोपी। इसके पास दिखाते हैं एस, तो एंट्रोपी एस बराबर हो गया, ये को अंदर ले जाओ, के लॉग ओम ई। तो ये एंट्रोपी हो गई, एस बराबर के लॉग ओम ई, केवल एस बराबर लिख सकते हैं, के लॉग ओम ई डेल अपॉन डेल ई लिखें तो ये एंट्रोपी की परिभाषा हो गई। यानी बीटा प्राचार के आधार पर हम एंट्रोपी को भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आज का टॉपिक समाप्त होता है।